कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कि कानून से, कोर्ट कचहरी से ये गुंडागर्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, इन चीज़ों पर भी पाबंदी लगना चाहिए। तो लोग भाग रहे हैं, लगे हुए हैं, मुलाकात नहीं हो पाती रिश्तेदारियों में आपस में। जो मैं इसलिए आता हूँ यहाँ, मेरे घर पे खाना नहीं है, जो दोपहर का खाना मुझे मिलता है यहाँ ना, मैं पास हो जाऊँ, अगले क्लास में वो खाना नहीं मिलता, इसलिए मुझे इसी क्लास में रहने दीजिए। टाउन स्टोरी चैनल जो है, इन्होंने अच्छी अच्छी समाज सुधार के लिए अपनी कम्युनिटी में किसी तरह से अच्छाई आए, बेहतरी आए, अपने लोग तरक्की करें, कायम याफ्ता हों, इसके लिए काम कर रहा है। आप सब इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैटर्नाइज चैनल चालू किया है, जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। टाउन स्टोरीज़ के देखने वालों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं स्टार्ट से एंड तक का। हम ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी कमेंट्स भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, जिसके ऊपर हम जवाब भी दे रहे हैं आपको। तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। टाउन स्टोरीज़ के चैनल में मैं नाजिम आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही जाने माने और बहुत ही मशहूर मारूफ हस्ती है, एमएलए हैं। 3 टर्म से एमएलए इनका बरकरार है टर्म, और अभी भी है। काफ़ी इनके वीडियोस वायरल होते हैं, जब भी कोई ऐसा बयान देते हैं तो काफ़ी नज़र होती है इनके ऊपर, और ये एकदम बेबाक बात करते हैं। हमारे कौम के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं आज हमारे मेहमान सर अबू आसिम साहब से। सर, पहला सवाल हमारे देखने वालों को बताइए कि भारतीय संविधान जो है वो हर एक इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट की, प्रोटेक्ट करने की अनुमति तो देता है और इजाज़त के साथ साथ करता भी है। तो जब एक इंसान खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेहनत करता है, उसको खुद को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जब प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए एक मेंटली तैयारी होती है। तो वो कैसे करनी चाहिए या आप कैसे करते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान इस मुल्क में हर ज़ात, हर बरादरी, छोटे बड़े, गरीब अमीर को एक तरह का हक देता है। मुझे इतना बड़ा हक दिया है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े आदमी के बारे में, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे राष्ट्रपति हों, अगर इनके ख़िलाफ़ भी कोई चीज़ है, मुझे कुछ बोलना है तो मुझे बोलने की पूरी अनुमति है। एक भीख मांगने वाला कोर्ट में जाए और एक सामने बहुत बड़ा कॉरपोरेट हो, लेकिन कोर्ट के में दोनों का एक ही तरह का हक है। लेकिन ये अदा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं संविधान की। हम भारतवर्ष में बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हैं। हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने और उस वक्त के लीडरों ने ये यकीन दिलाया था कि इस मुल्क में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, इस मुल्क में जो संविधान बनेगा उसमें तुमको पूरा हक मिलेगा, तुम्हारी मस्जिदें वीरान नहीं होंगी, चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान होंगी, इस मस्जिदों में तुम नमाज़ पढ़ सकते हो, तुम मकबरों पर फातिहा पढ़ सकते हो, तुम अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, इबादत कर सकते हो। इसी तरह से हर धर्म के लोगों को आज़ादी थी। लेकिन जैसे आज़ाद हुआ भारतवर्ष, बाबरी मस्जिद का मसला इतना पुराना था। 1949 की रात में जवाहरलाल नेहरू साहब की सरकार होने के बाद, फुल फ्लेज सरकार होने के बाद, एक मूर्ति रख के उन लोगों ने तमाशा शुरू कर दिया और 92 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। बट क्या है ये कानून, क्या है संविधान? मैं समझता हूँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो संविधान का जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, इस पे साथ में जुड़ा हुआ सवाल ये है कि एक कॉमन आदमी अपने मतलब उसको अगर इसको सॉल्व करना है या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करनी है, तो उसके अंदर भी तो कुछ तैयारी होती है कि भाई कैसा करेगा वो। ये तो एक हाई लेवल पे हो गई बात। एक कॉमन आदमी को भी देखिए, मैं समझता हूँ कि जिनके खिलाफ हो रहा है उनकी तादाद कम है। हमारी तादाद इस मुल्क में 14-15% या 20% जो मानिए आप, 130 करोड़ में से हम 20-25 करोड़ हैं। लेकिन जो 1925 से आरएसएस बनी थी,
उस आरएसएस ने तय कर दिया था कि हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि हम गुंडागर्दी करेंगे, मनमानी करेंगे, मस्जिदों के बाहर जाएंगे और वहाँ पर जो हम ढोल बजाएंगे, डीजे बजाएंगे और ज़्यादा मुसलमान बोलेगा तो मस्जिदों के ऊपर चढ़कर गुंबद पे झंडी भी लगा देंगे। वो शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ, और क्या हो रहा है कि सच को झूठ, झूठ को सच। 14-15% लोगों से उनको डराया जा रहा है जिनकी हुकूमत पूरे देश में है, जिनकी ताकत पूरे देश में, जो दंदनाते फिर रहे हथियार लेकर के, उनसे उनको डराया जा रहा है 14-15% से। तो ये कॉमन आदमी करे क्या? जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ ऐसी नफ़रत भरी जा रही है कि जैसे मुसलमान इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है। मुसलमानों ने हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा, मुसलमानों ने हिंदुओं की लड़कियों से शादी करके उनको मुसलमान बनाया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये बच्चे, छोटे बच्चे गीली मिट्टी होते हैं, जैसा उनको जिस ढांचे में डालोगे वैसा बनेंगे। तो इनके दिलों में नफ़रत पैदा की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। अब मुझे एक शिवसेना के आदमी ने कहा, अबू भाई, अरे हमें आज तक मालूम नहीं था कि मुसलमानों ने इस देश में इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अरे चारों तरफ किताबें हैं, हिस्ट्री है, पढ़ो उसको ना आप। लेकिन आरएसएस के लोग जाकर गांव-गांव में चौपाल लगाते हैं और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी बगावत की बातें करते हैं कि जो अच्छा हिंदू हमारा पड़ोसी है ना, वो भी हमसे नफरत करने लग गया। तो अकाम आदमी करे क्या? किधर जाए? कोर्ट के फैसले, मैं कहूँगा तभी अब मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, लेकिन मैं पूछूं कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हो रहा था तो जज साहब ने कहा था कि मैं किसी आस्था पे फैसला नहीं दूंगा। हमने बड़ी तालियां बजाई थी। कहा कि 1949 में जब मूर्ति रख दी गई थी मस्जिद में तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, मैंने बहुत ताली बजाई। फिर कहा 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो ये गुंडागर्दी थी, ये कानून का मजाक था, हमने बहुत ताली बजाई। लेकिन उसी जज साहब ने कहा कि जिन्होंने मस्जिद तोड़ा है, जिन्होंने मूर्ति रखा है, क्योंकि मेजॉरिटी चाहती है तो हम उनके हक़ में फैसला करके वहाँ मंदिर बनाते हैं। तो मैं क्या कहूँ, मैं किसे बजाऊँ? जिन्होंने 92 में दिन के उजाले में लाखों लोगों ने आकर गुंबद पर चढ़कर मस्जिद को डिमोलिश किया था और जज साहब ने कहा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन जब जज साहब के पास फैसला आया तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं किसने तोड़ा, इसलिए मैं किसी को सजा ही नहीं दे सकता हूँ। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अपने अंदर की जो पर्सनालिटी ना सर, उसको घर वाले जल्दी पहचानते नहीं, और जब एक आदमी मेहनत करके, मशक्क़त करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, वही लोग उसको सलाम करते हैं, इज़्ज़त देना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है सर कि ऐसा हर बार होता रहेगा क्या मतलब हर बार आग के दरिया से गुजरना ही पड़ेगा? क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बच्चे के टैलेंट को, उसकी पर्सनालिटी को बचपन से ही हम लोग पहचान ले, तराशें और उसको आगे बढ़ाएं, ताकि मुल्क के अंदर एक अच्छे टैलेंट सामने आए? ये कब होगा सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि 92 के बाद मुल्क में जो टैलेंट बच्चे हैं वो आगे जा रहे हैं। पहले क्या था? पहले कोई किसी आदमी के पास एक घर नहीं रहता था, पढ़े लिखे टीचरों को 5,000 10,000 तनख्वाह मिलती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, न भारतवर्ष के बच्चे, हमारे बच्चे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जा कर के बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं। एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान बहुत जा रहा है और अभी बहुत बाकी है। इसमें एक वजह यह ज़रूर है कि गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, मेजॉरिटी गरीब है, पढ़ना चाहते हैं बच्चे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। देखिए प्रोफेशनल जो क्लासेस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उसमें पैसे लगते हैं, लोग पैसे मांगते हैं। चाहे जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं उसमें डोनेशन लगता है। अब हर बच्चा तो मेरिट में नहीं आएगा, लेकिन बच्चा फर्स्ट क्लास में पास हुआ, उसको 85% 90% मिला, उसके बाद भी 2 लाख 5 लाख 10 लाख पैसे उसको भरने पड़ते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप का पैसे नहीं हैं। वो बेचारा जाता है, चंदा मांगता है, कहीं से जमा करता है, किसी से, कुछ लोग देते हैं उनको, कुछ नहीं देते हैं, तो उसका टैलेंट वहीं दब जाता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये होना चाहिए, मुल्क उसी वक्त डेवलप मुल्क माना जाएगा, प्रोग्रेसिव मुल्क माना जाएगा जब एजुकेशन फ्री होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कहते थे कि एजुकेशन बराबरी होना चाहिए, जहाँ महारानी का बेटा पढ़ेगा ना, वहीं मेहतानी का बेटा भी पढ़ेगा, जब एजुकेशन बराबर होगी। आज क्या है, एक मर्सिडीज़ में जा रहा है और उसके स्कूल की फ़ीस 10 लाख 15 लाख रुपया है, और एक बेचारा नंगे पैर जा रहा है और उसको जो है म्यूनसिपलिटी में पढ़ता है, जो खाना मिलता है खिचड़ी सड़ी हुई। तो दोनों के टैलेंट में फ़र्क तो पड़ेगा ना।
उसमें से भी कुछ बच्चे निकल के तो आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं आ रहे हैं, तो आम तौर से फ़र्क पड़ता। अभी एक बच्चे ने अपने टीचर से कहा कि सर मुझे पास मत करिएगा। टीचर ने कहा कैसा आदमी तो है, तो कह रहा मुझे पास मत करिएगा। बोले हाँ, मैं इसलिए आता हूँ यहाँ, मेरे घर पे खाना नहीं है, जो दोपहर का खाना मुझे मिलता है यहाँ ना, मैं पास हो जाऊँगा, अगले क्लास में वो खाना नहीं मिलता, इसलिए मुझे इसी क्लास में रहने दीजिए। ये सच्चाई है सर। ग्रास रूट लेवल पे अगर हम लोग यानी कुछ तो मतलब हमारे अंदर ये सलाहियत ऊपर वाले ने भी दी है और हमने भी पैदा की है, तो ऐसे टैलेंट को हम कैसे पहचानें, किस तरीके से हम उनको उभारें, निखारें, आगे बढ़ाएं? देखिए बहुत सारी तंजीमें हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के अंदर भी जिस आदमी की जितनी हैसियत है वो कोशिश कर रहा है। बच्चों को फ़ीस देना, जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, स्कूल में जाकर पता लगाना ये बच्चा टैलेंट कौन सा है, बच्चा कौन सा अच्छा बच्चा है, उनको फ़ीस देते हैं। अब सबको तो नहीं दे सकते ना, अब आदमी कैपेसिटी है 10 लाख देने की और चाहिए 10 करोड़ रुपया, कहाँ से देगा बेचारा, वो दे रहा है। लेकिन इस तरह से कॉलेजेस खुज रहे हैं। अभी मैं मेरी हैसियत में, मैं सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले 10 सालों 12 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए सरकार की तरफ से, ताकि मैं उसमें कॉलेज खोल दूँ मेरे एरिया में, जहाँ पे मैं मांग रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से मैंने उनके मुख्यमंत्री को दिखाया, बहुत सारे अपोरी टपोरी लोगों को, मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे दिल में जलन है, जिनके पास कुछ काम नहीं है, उनको जगह मिली 2-2 एकड़, बैठे पड़े हैं जगह में, कमा रहे हैं उसमें। अरे मुझे जगह दे दीजिए, मैं अपने पैसे से कॉलेज खोलूँगा और मैं उससे 1 रुपया अपने घर नहीं ले जाऊँगा कमा करके, जो भी पैसा आएगा कॉलेज बढ़ेगा। नहीं जगह दे रहे हैं, मैं खोलना चाहता हूँ। उसके बाद भी मैंने गोंडी में एक कॉलेज खोला, अभी डिग्री कॉलेज खोला, मेरी बेटी देखती है। उसके बाद मैंने एक भिवंडी में मेरी ज़मीन थी, एक स्कूल अच्छा खोला मैंने, वहाँ भी स्कूल चल रहा है। मैंने आजमगढ़ में एक स्कूल खोला, वहाँ भी स्कूल चल रहा है, मेरा चल रहा है। और उस स्कूल में हमारी दीनी और दुनिया दोनों तालीम होती है। बच्चे देखिए, दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी अल्लाह को नहीं पहचानेगा, नमाज रोज़ा नहीं जानेगा, तो मुसलमान कैसा। हम ज़माने में सिर्फ इंग्लिश की तालीम दे करके, और वो है जो लड़के फटा हुआ पैंट पहन के घूमते हैं, जो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में रंगते जा रहे हैं, वो उस कल्चर में हमारे बच्चे जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारी पहचान, इस्लाम की पहचान है इंसानियत। हम उन बच्चों को, हम अपने स्कूल में कहते हैं बच्चों से, टीचर से कहते हैं कि जब बच्चा जाएगा ना, घर जाएगा, उससे पूछना जब दूसरे दिन वापस आएगा कि तेरे मोहल्ले में कोई बीमार था, तुम देखने गया था क्या उसको, तुम रास्ते में कहीं कांटा पड़ा था, पत्थर उसको हटाया था क्या, माँ बाप की खिदमत किया, पैर बाप का दबाया कि नहीं दबाया, तुमने सलाम किया कि नहीं लोगों को किया, अदब से आते जाते हो कि नहीं जाते हो। इसकी भी क्लास होना चाहिए। तहज़ीब बहुत बड़ी चीज़ है और यही हमारी मुसलमानों की पहचान है। मैं मुंबई में 50 से 100 मीटिंगें बड़ी कर चुका हूँ और हाथ जोड़ के मैंने ये कहा, मैं किसी से डर के नहीं, डरता तो अल्लाह से हूँ और किसी की मेहरबानी से भी नहीं देश में रहता हूँ। मेहरबानी अल्लाह की, एक जान है, जो चाहे ले ले, जब जिस दिन मौत होगी चली जाएगी। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के कौम के लोगों से कहा कि तुम रसूलुल्लाह को मानते हो? सबने कहा हाँ बिल्कुल, उनके लिए जान सकते हो? बोले अभी उनके लिए जान दे सकता हूँ। मैं जान मत दो, उनके कहे हुए को मानो। पड़ोसी तुम्हारा अगर है, और ख़ास तौर से अगर हिंदू पड़ोसी है ना, उससे कह दो कि तुमको रात को खून की ज़रूरत पड़ेगी ना, सारे हिंदुओं को अलग कर देना, मैं अपना खून तुमको दूंगा। इसलिए कि मुझे इस्लाम ने कहा है कि पड़ोसी का ख्याल रखो। जब तुमको तुम्हारे पास पेट भर खाना होगा ना, तो 1 रोटी पड़ोसी को भी दे देना। और पड़ोसी अगर हिंदू तुम्हारे एरिया में है, उसको ये लगना चाहिए कि मेरे मोहल्ले में मुसलमान रहता है, मुझे किसी बात का खौफ नहीं, डर नहीं, क्योंकि वो मेरा मुहाफिज़ है। ये हम मैसेज सबको दे रहे हैं, लेकिन ये मैसेज नहीं सुनाया जाता, ये दिखाया नहीं जाएगा मैसेज, ये कभी नहीं दिखाया जाएगा। ये दिखाया जाएगा ना तो कुछ लोगों के हार्ट फेल हो जाएंगे कि ये मुसलमान क्या कर रहा है। हम तो मुसलमानों के लिए नफरत फैला रहे हैं और ये मुसलमान हिंदुओं में मोहब्बत फैलाना चाहता है। हम चाहते हैं कि मोहब्बत फैले। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं मोहब्बत आम हो जाए, दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। हम मोहब्बत आम करने की कोशिश करें, लेकिन यह है जो मीडिया जो है ना, मीडिया बहुत बड़ा, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउस बने, सब तलवे चाट रहे हैं सरकार के, तलवे चाटते, जो सच्चाई वो नहीं दिखाते। एक आदमी को पकड़ेंगे, इसने जिहाद किया, इसने बम ब्लास्ट किया और इसने इतने लोगों को मार दिया, पाकिस्तान से इसका रिश्ता है, ISI का एजेंट है, और उसको पकड़ेंगे, 5 साल जेल में रखेंगे और कोर्ट कहेगा कि ये बेगुनाह, इसको ज़बरदस्ती पकड़ा गया, छोड़ दो, तो मीडिया दिखाएगा नहीं। ज़िंदगी भर को कहेंगे ये बम ब्लास्ट का आरोपी, बम ब्लास्ट। भाई अगर वो बेगुनाह था तो उन पुलिस वालों को भी सज़ा दो जिन्होंने जानबूझकर इसको किया और एक कम्युनिटी को बदनाम किया। यहाँ तक नहीं, मुझे लड़के कहते हैं ना कि जो पुलिस अफसर हमको पकड़ता है ना, वो कहता है भाई तेरी क्या हैसियत है बम ब्लास्ट करने की, तू क्या कर सकता है। लेकिन तुझे सही करने के लिए, तू कहता है ना इस मुल्क में हक मांगेंगे ना, तो तुझे सही करने के लिए हमें सामने सरकार तनख्वाहें देती है कि इनको सही करो, इनका दिमाग ठीक करो। क्या मतलब ये हो रहा है। राज कपूर साहब की फ़िल्म थी ब्लैक एंड वाइट बरसात, इसको A सर्टिफिकेट मिला था उस टाइम पे, क्योंकि गाने के शूट के दौरान या गाना जो फिल्माया गया था उसके दौरान जो है हीरोइन ने दुपट्टा नहीं पहना था। आज के दौर में जो है, जो मीडिया, नेट्स,
इतना अश्लीलता बढ़ गई है डायलॉग डिलीवरी में, वेब सीरीज़ में, इतना यानी मतलब हद पार कर दिए। तो ये जो फैल रहा है बच्चों के दिमाग को भी यानी मतलब खलल तो पहुंचा ही रहा है। तो इसका रोकथाम क्या है, ये कहाँ तक जाएगा, मतलब हम क्या विरासत दे के जाएंगे अपने? इसका रोकथाम नहीं होगा, और कपड़े उतरेंगे, और रेप बढ़ेगा, और गुंडागर्दी बढ़ेगी। क्यों? गांधी जी ने एक फिल्म देखा था राजा हरिश्चंद्र की, और मैंने सुना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल लिया। मेरे बच्चे सुबह से शाम तक, मैं ये जो है ना, किसी दुकान पे अगर ब्लू प्रिंट रहती है, नंगी लड़कियों की तस्वीरें रहती हैं और उसके साथ जो है बदतमीज़ी करते हुए तस्वीरें रहती हैं, तो उस पर केस होता है, पकड़ा जाता है। कोई नंगा सड़क पर घूमता है ना, तो पुलिस लॉ है कि नहीं घूम सकता। लेकिन मैं वीडियो में रोज़ देख रहा हूँ। अरे अब छोड़ दीजिए, इस्लाम में कहा गया है, कुरान शरीफ में 2 जगह लिखा हुआ है कि ऐ औरतों, अगर तुम बाहर निकलो तो तुम अपने सरों पे चादर ओढ़ लो, और नज़र जो है बाहर निकलो नज़र नीची रखो। मर्दों से कहा गया कि तुम बाहर निकलो तो नज़र नीची रखो, बाहर देखो मत किसी को। और आज ये हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अभी ये इस्लाम में है, एक आमिर खान है फिल्म में, आमिर खान, नाम आमिर खान है, मुसलमान है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी पे। लेकिन मैंने कल देखा उनकी बेटी, जवान लड़की, अपनी बर्थडे पार्टी मना रही थी, केक काट रही थी, और उसके पास सिर्फ 2 पीस, एक बड़ा ले और नीचे एक अंडरवियर पतली सी, कुछ बदन पे नहीं था। अब मुझे बताइए कि कानून से, कोर्ट कचहरी से ये गुंडागर्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इन चीज़ों पर भी पाबंदी लगना चाहिए। आज लिविंग रिलेशन हो गया है। लिविंग रिलेशन में लड़कियां बिना शादी के किसी आदमी के साथ रहें, मैं कहता हूं तो मेरे पे केस हो गया है। मैं आज बोरीवली कोर्ट में जाता हूं और मेरे पर मुकदमा चल रहा है कि आपकी हिम्मत क्या कि आप इस तरह बोलें। मैं अपनी बहनों को, अपने लोगों को सम्मान के साथ देखना चाहता हूं। मैंने देखा है बड़े बड़े हिंदू राजा महाराजा, ये क्या छोटे छोटे लोग जो बड़े नंगे घूमते रहते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके बहुत दौलत के अंबार हैं, उनके परिवार के लोग, जयपुर चले जाइए आप, राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, यूपी के बड़े बड़े घरानों में चले जाइए। जब मेहमान जाते हैं ना, हम लोग जाते हैं ना, तो उनकी औरतें घर से आती हैं पानी लेकर, चाय शरबत लेकर के, तो घूंघट काट लेती हैं और सामने अपना बदन नहीं दिखाती। ये रिस्पेक्ट भारतवर्ष का ये कल्चर रहा है ये, लेकिन ये ख़त्म होता जा रहा है। अफसोस है मुझे। मैं समझता हूँ कि मेरी बहन या आपकी बहन होगी, किसी और आदमी के साथ जाकर लिविंग रिलेशन में रहेगी, तो मैं नहीं समझता आपका खून खोलेगा, मैं नहीं समझता आप अलाउ करोगे। दूसरे की बहन जाए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है ये बर्बादी करने वाली चीज़ है। ये इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है। उसने ज़िंदगी के, आदमी के पैदा होने से मरने तक की एक एक कदम पे उठना बैठना, नाखून कैसे काटना है, कपड़ा कैसे पहनना है, और मेहमान की इज़्ज़त कैसे करना है, ईच एंड एवरी थिंग को बताया है। तो वो उन चीज़ों पर अगर हम चलेंगे ना, मैं समझता हूँ दीन दुनिया दोनों होगी, हमारी इज़्ज़त होगी, हमारी अज़मत देश में बढ़ेगी, दुनिया में बढ़ेगी। लेकिन आज ये है ना, इस पर सरकारों को इस पर सोचना चाहिए कि जो ये हो रहा है ना, जब सड़क पर बिना कपड़े के घूमना मना है, तो फिर सोशल मीडिया पे भी बहुत कम कपड़े आते हैं, तो उस पर सरकार कुछ ना कुछ पाबंदी लाना चाहिए। नहीं लाएंगे ना, तो कुछ लोग इन चीज़ों को देख कर ना न जाने क्या क्या कर डालते हैं। नहीं मतलब आप अगर समझो कुरान शरीफ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पॉपअप आ जाएगा, तो आपका दिमाग तो डेविएट कर देगा वो। तो इस तरीके के हो रहे हैं, अश्लीलता मतलब वहाँ तक जा रही है। अरे छोटे बच्चे, आजकल मोबाइल की हालत ये हो गई भाई कि जिन बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल है, वो मोबाइल लेकर के उनकी आंख में रोशनी आ जाती है, लेकर कोने में बैठ जाते हैं मोबाइल, जैसा बटन दबाओ तो उसमें नंगी तस्वीरें भी आ जाती हैं। क्या करेंगे आप? ये हमारी आने वाली नस्ल को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। मैंने देखा एक दिन एक मीडिया वाली गई थी वहाँ अपना इसराइल में, एक यहूदी के घर में गई, पूछा कि आपके यहाँ टेलीविज़न है बच्चों से? कहा नहीं, मेरे घर में टेलीविज़न नहीं है। आप मोबाइल है, मैंने मोबाइल नहीं है। वो अपने बच्चों को मोबाइल भी नहीं देते, टेलीविज़न भी नहीं देते, बच्चों को इंटेलिजेंट बना दें। छोटी सी तादाद इनकी है, मगर पूरी दुनिया पर इनका हुक्म, इनकी वो चल रही है। सारी चीज़ें इनकी जो है दुनिया में छाई हुई हैं, और हम जो हैं मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, इससे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं।
मेरा ऐसा सोचना है कि एक सेल्फ सेंसर भी होना चाहिए, उसके लिए तालीम होना चाहिए कि भाई आप अपने आप को सेल्फ सेंसर कैसे करें, एक तालीम उसकी शुरू होनी चाहिए। अभी वो वक्त आ गया है। हो रही है, लेकिन क्या है ना कि लोग चकाचौंध की तरफ जल्दी चले जाते हैं। समझा आपने, सेल्फ सेंसर हो रहा है, बच्चों को समझाया जाए, बहुत से घराने अच्छे हैं, समझाते हैं बुझाते हैं बेचारे, लेकिन क्या करें, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, संगत पड़ती है। नशा तो ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े फैमिलीज़ में जो पार्टीज़ करते हैं वहाँ नशा इस्तेमाल किया जा रहा है, नशा आम होता जा रहा है। ये तो कुछ गरीब बच्चे जिनका कुछ काम ही नहीं है, कुछ नहीं, वो नशे में लगे पड़े हुए हैं, और सरकारें इस पर कुछ ख़ास तौर से ध्यान नहीं दे रही हैं। इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। सर पिछले 3 और 4 साल से लगभग ये देखा जा रहा है अंदाज़न, और ये मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं ना, उसके अंदर उम्मीदें बढ़ती जा रही है और तलखियाँ इसी वजह से बढ़ रही है। और जहाँ तक हम लोग ने मतलब स्टडी की है और जितने हमने इंटरव्यू किए, काफ़ी जो NGOs वगैरह है, उसमें ज़्यादा करके काउंसलिंग जो है मियाँ बीवी की आ रही है। उसमें कभी ज़्यादा करके जो औरतें हैं ना, वो मुतमईन नहीं है, वो खुला मांगती है, ज़्यादा केसेस में अलग रहना चाहती है, उनकी जो ख्वाहिशात है वो ज़्यादा है, उम्मीदें भी बढ़ चुकी इतनी ज़्यादा कि ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो मैं समझता हूँ हर माशरे में हो रहा है ये, मुस्लिम में तो ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ हमने तो देखा है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है सर, इसका असर तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आने वाली जो बच्चे होंगे उस पर असर इसका बहुत बुरा पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप भी देखे होंगे, आपको भी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो मिली ही होगी। तो इसके ऊपर कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई तंजीम भी नहीं है, तो इसका कोई तो होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि ये चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो, कम हो, या पहले की तरह माशरा हो कि कैसा ये लोग एडजस्ट करके चलते थे, वो अभी नहीं हो रहा है। कि ऐसा है ना कि इस्लामी तालीमात का होना बहुत ज़रूरी है। इज्तिमा होता है, तालीमात होती हैं, और ऐसे लोग जो इस्लामी तालीमात के लोग, उनके पास जाकर बैठना, उनसे सबक सीखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं अपने बच्चियों की बात बताऊँ, मेरी बच्चियाँ 5 बच्चियाँ मेरी हैं, सब इंग्लिश मीडियम पढ़ती हैं, लेकिन जब मेरी बीवी जहाँ इज्तिमा होता था बच्चियों को ले जाती थी। कभी बच्चियाँ नहीं जाना चाहती तो भी ले जाती ज़बरदस्ती। और अच्छा हुआ कि डॉक्टर जाकिर नायक के उसमें जाने लगे सब, तो माशाल्लाह सब जो एक्टिविस्ट बन गई इस्लाम की, और उस पर बुर्का पहनना, बुर्के पे बहस कर लेना, इस्लाम की बातें करना, 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, ये इन लोगों में आया और सब कुछ सिखाती भी हैं लोग। इस तरह हमारी जो बच्चियाँ हैं ना, इन्हें कम से कम ऐसी चीज़ों में माँ बाप को ले जाना चाहिए। तालीम के साथ मॉडर्न तालीम ज़रूरी है, पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं। डॉक्टर नहीं बनेंगी, प्रोफेसर नहीं बनेंगी, साइंटिस्ट नहीं बनेंगी, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस्लामी तालीम को लाना बहुत ज़रूरी। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। दूसरी तरफ आज जो है ना, आजकल मैं लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही है, बिल्कुल उस पर केस होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि लड़की जा रही, उस दिन यहाँ योगी जी आए थे ना, तो कुछ प्रेस वाले आगे आए थे, तो पुलिस वाले ने हाथ लगा कर रोक दिया। अच्छा, इसी तरह से एक MLA ने, कहीं सिक्योरिटी आ रही थी, वहाँ था, तो एक लेडी को रोक दिया, उस लेडी ने जाकर केस कर दिया उसके ऊपर, उस पर केस हुआ, तुमने हाथ कैसे लगाया इसको? भाई आप आ रही थी, आपको रोक दिया वहाँ पे, लेकिन नीयत क्या थी? तो अब अच्छा 10 साल पहले मुझे इसने देखा था, ज़ोर से केस हो जा रहा है। मेरे साथ ये बदतमीजी किया, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, अलाउ कर दिया लिविंग रिलेशन। जब लिविंग रिलेशन में एक औरत आदमी के साथ रहेगी, तो आप समझते हैं क्या क्या हो सकता है। कल वो जाकर के ये कहते कि मुझसे शादी की बात किया था और मेरे साथ गलत किया, तो उस पर रेप केस हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे माशरे में कोई लड़की किसी आदमी के साथ शादी के बगैर कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। अगर वो करती है इस उम्मीद पे कि मैं शादी इससे करूँगी, 1 साल के बाद ही मुझसे शादी करेगा, या अब बाद में धोखा दे रहा है, तो वो नौबत ही नहीं आना चाहिए। पहले शादी हो, उसके बाद जो हो। तो आज़ादी बहुत हो चुकी, बहुत आज़ादी हो गई। औरतों के साथ जुल्म बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जुल्म नहीं हो रहा है। औरतों के साथ, औरतों को किडनैप कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जला दे रहे हैं औरतों को। ये बहुत ही गलत चीज़ें देश में हो रही हैं। एक तरफ तो ये चीज़ें हो रही, एक तरफ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। अब वो जो केस वो जहेज़ वाला के आया था, तो उसमें अगर लड़की को तकलीफ़ है और लड़की ने ख़ुदकशी कर ली, या लड़की ने अपने आप को जला दिया, या घर वालों ने जला दिया,
लेकिन जलाने वाला एक होगा, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, उसके ससुर, उसके सास, उसके बच्चे, सबको केस में डाल देते हैं, 20-20 साल लग जाओ। ये लड़की ने खुद से तंग आके खुदकशी कर लिया, तो जिम्मेदार जो है वो जाना चाहिए अंदर, सारे परिवार को अंदर। तो इस पर गवर्नमेंट ने खैर अभी उसको कानून बनाया कि भाई इस पर जो है पूरी पहले इंक्वायरी होना चाहिए, वरना पहले इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था। तो देखिए इन चीज़ों में दोनों हाथ से ताली बजती है। इन चीज़ों पे भी हमें बच्चों का माहौल बचपन से अगर हमने आज़ाद छोड़ दिया तो आज के ज़माने में क्या हो रहा है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। सोहबत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अगर इन चीज़ों पे होगा, इस्लामी तालीमात अच्छी तरह से दी जाएगी, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को रोकथाम हो सकती है अच्छी तरह से। सर हमारे देखने वालों को बताइए कि जब हम हाथ मिलाते हैं तो फ़र्ज़ी होता है, जब हम गले मिलते हैं दिल नहीं मिलते हैं। मौका परस्त ज़िंदगी होती जा रही है, एकदम मैकेनिकल। रिश्तों में से प्यार जो है, मोहब्बत जो है, वो अब रही नहीं इतनी ज़्यादा पहले जो थी। तो ये कैसे ढूंढा जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, किस तरीके से ये पॉसिबल है सर? ज़िंदगी मशीन हो गई है, कॉमर्शियल हो गए हैं लोग। और जो है मुंबई में ना एक पानी कम चाय मिलती है। पानी कम चाय इसलिए आती है ना कि जल्दी चाय पियो चले जाओ। पहले क्या था, लोग आते थे, बैठते थे, टाइम मिलता था, और लेकिन अब टाइम ही लोगों के पास नहीं है। अच्छा, दूसरी का लोगों की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, इसलिए बिज़ी हैं लोग अपना गांव छोड़ करके, कहाँ छोड़ करके। पहले ये शादियां जो है ना गर्मी में होती थी, क्योंकि गेहूं कटेगा, छुट्टी होगी तो शादी होगी। अब तो कभी भी होती हैं। लोगों की ज़रूरियात बहुत उस पर थी और लोग खुश थे। लेकिन अब जो है ना लोगों की ज़रूरियात बढ़ती जा रही है। मीडिया की चकाचौंध, अब जो है बड़े बड़े जो है कंपनीज़ के शोरूम गांव-गांव में खुल रहे हैं, तो लोगों को पैसे चाहिए, तो लोग भाग रहे हैं, लगे हुए हैं, मुलाकात नहीं हो पाती। रिश्तेदारियों में आपस में जो जाना, पहले बारात आती थी ना तो शाम को आती थी, रात को सुबह नाश्ता करती थी, दोपहर को खाना खाती थी, रात को विदा होती थी। और अब जो है ना दोपहर को आए, खाए, निकल जाओ, रुकने का नहीं। अब कहीं ऐसा नहीं होता है। हम लोग गांव में लोगों के घर जाकर के हम लोग खटिया बोलते हैं उसको, जाके घर से कागज़ लेते थे, लिखते थे भाई ये अब्दुल हन्नान भाई घर से 2 खटिया और 1 चादर, और फलाने घर से एक जो है तकिया, 1 गिलास और 1 जग, ये ला के सब जमा करते थे। और मोहब्बत आपस में रहती, पूरा गांव के लोग इकट्ठा होते थे। तो जिससे दुश्मनी रहती थी ना, तो वो कहता था अरे मेरे गांव में शादी आज है ना, मेरे पटीदार जिससे मेरा झगड़ा चला है, लेकिन उसकी लड़की की शादी है, मैं वहाँ जाऊँगा, काम करूँगा, खाना नहीं खाऊँगा क्योंकि मेरी दुश्मनी है। तो आदमी जिससे दुश्मनी रहती थी ना, वो कहता भैया माफ़ कर दो, चलो अगले मिल जाओ, तो आपस में मिल जाते थे लोग। ये मोहब्बत थी। हिंदू भी रहता था, हिंदू वो अपने घर में लकड़ी कटवा के रखता था, क्योंकि तंदूर में लकड़ी लगती है ना, और गेहूँ पिसवा के रखता था। क्यों कि पहले गांव में चक्की नहीं रहती थी, थोड़ा बाज़ार में चक्की रहती थी, तो लोग गेहूँ लेके जाते थे साइकिल पर रख के पिसवाने। हमने अपनी ज़िंदगी में सब देखा है। तो वो हिंदू भाई भी अपने घर में गेहूँ रखता था, लकड़ी रखता था, मसाले रखता था, कि कहीं मेरे गाँव में जो मुसलमान की शादी हो रही है ना, उसमें कुछ चीज़ कम पड़ गई ना तो गाँव की बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए मैं उनको मदद करूँगा। ये था, एक मोहब्बत थी। वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी मशीनरी होती जा रही। जैसे हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए बेचारा आदमी, तो लोग मिलने जाते उससे, बेचारा थक जाता है चाय पिला के, बोला यार बताया नहीं मैं बीमार हूँ, कहा कितना दूध लाएगा, कितनी चाय पिलाएगा। लेकिन अमेरिका में बाजू वाला मर जाता है ना, तो कोई फंक्शन हुआ तो कहाँ है, बोले और तुम्हारे क्या 6 महीना हुआ, तो मालूम पड़ता है। यहाँ पे नहीं ऐसा। यहाँ पर कहते हैं ना कि तुम्हारे शहर में मैयत को भी सब कांधा नहीं देते, तुम्हारे शहर में मैयत को भी सब कांधा नहीं देते, मगर मेरे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। ये माहौल था, ये मोहब्बत थी। जब जाते थे कोई आदमी, जैसे गांव से कोई आदमी बम्बई जा रहा है, तो गांव के 20 आदमी जाते थे स्टेशन छोड़ने उसके लिए, ये बम्बई जा रहा है बेचारा, ये हज करने जा रहा है, चलो छोड़ने जाएंगे इसको। अब वो आया और चला गया, गांव को मालूम ही नहीं। तो ये ज़िंदगी मशीनरी होती जा रही है, क्या कहें इसके लिए। मैं आपके चैनल से ज़रूर, चैनल देखने वालों को कहूँगा, यूथ को कहूँगा कि हमें इस मुल्क के अंदर मोहब्बत को आम करना है, माँ बाप की इज़्ज़त करना है। आज बच्चे पढ़ लिख करके ये समझते हैं कि मेरे माँ बाप जो हैं जाहिल हैं, ये कम समझते हैं। माँ बाप का पैर दबाना, माँ बाप की इज़्ज़त करना। अगर कोई बात माँ बाप की गलत भी लगती है आपको, तो मत कहिए गलत है, सुन लीजिए, आप वही कहिए जो अच्छा है, लेकिन उनको कभी ना मत भूलिए किसी चीज़ के लिए। रिश्तेदार आएँ, उनको इज़्ज़त से बिठाइए, मिलिए, स्कूल पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए,
और नशा मुक्त अपना समाज बनाइए। ये हम मिल के करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो होगा। और देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना पढ़ा लिखा आदमी दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकता। पहले तो होता था, लेकिन अब तो आपको अगर चलना भी है ना तो एजुकेशन होना चाहिए, गाड़ी में बैठना है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, टिकट ख़रीदना है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि कहना बहुत आसान है, लोगों के पास गुर्बत है, पैसे नहीं है, आपको चंदा मांगना पड़े, भीख मांगना पड़े, घर गिरवी रखना पड़े तो ज़रूर कीजिए और एजुकेशन आम कीजिए। यही मेरा मैसेज है। टाउन स्टोरी चैनल जो है, इन्होंने अच्छी समाज सुधार के लिए अपनी कम्युनिटी में किसी तरह से अच्छाई आए, बेहतरी आए, अपने लोग तरक्की करें, कायम याफ्ता हों, इसके लिए काम कर रहा है। आप सब इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं दुआ करता हूं कि अगर इनकी ये नीयत अच्छी है, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस चैनल को नेशनल टीवी वाला का चैनल बना दे। ये थे आज के हमारे मेहमान सर अबू आसिम साहब। इन्होंने जो बेबाक बयान दिए हैं, जो उन्होंने एक से एक बातें डायनामिक तरीके से बताई हैं आपको, ये आपकी ज़िंदगी में आप ज़रूर इसे अमल कीजिए। और जितने फ़िक्रमंद हम हैं उतने फ़िक्रमंद सभी हैं। तो हम अगर मिल के काम करेंगे तो ही हम हमारे मकसद को अचीव कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक़ रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैटर्नाइज़ चैनल चालू किया है, जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए